1990 में शुरू हुआ एक इन हाउस प्रोजेक्ट जो कि 2000 दशक के बीच में जाकर एक ग्लोबल प्रोजेक्ट बन जाता है, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लग जाता है, जो कि ग्लोबल प्रोजेक्ट के रूप में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ QR कोड की, जिसने अपने इन्वेंशन के बाद इस पूरी दुनिया के नक्शे को बदल कर रख दिया, जिसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर एक चाय वाले ठेले तक होने लगा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम उसी QR कोड की जर्नी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के इस जर्नी को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और जाकर मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर बताइए कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और ये भी बताइए कि मुझे किन किन टॉपिक्स पर वीडियो बनानी चाहिए। की शुरुआत होती है 1960 से, जापान की हलचल वाली पोस्ट वॉर इकोनॉमी के केंद्र में। उस समय पर सुपरमार्केट का फैलाव हर जगह था। वो हर चीज़ बेचते थे, ग्रोसरीज और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर पोट्री और कॉन्सर्ट टिकट्स तक भी। उस समय स्टोर्स के आगे लंबी लाइनें लगी हुआ करती थी, जो कि जापान और दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ की बूमिंग इकोनॉमी को दर्शाती थी। पर कुछ लोगों का समूह इस डेवलपमेंट के अधीन हो गया था, और वो था कैशियर्स का। कंज्यूमरिज्म की नई लहर के केंद्र में कैशियर्स थे, जो कि अपने हाथों से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों खरीदारों के लिए हर दिन कैश बक्सों में दामों को दर्ज किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें ओवरटाइम काम करना पड़ता था, और एक टास्क को बार बार करने की वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में गिरावट आने लग गई थी। कैशियर्स में कार्पल टनल सिंड्रोम की रिपोर्ट बढ़ने लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी हाथ की नर्व्स सुन्न पड़ने लग गई थी। और ये सब कुछ देखते हुए ग्रोसरी रिटेलर्स और पैकेज्ड गुड्स मैन्युफैक्चरर्स ने भीड़भाड़ वाली रिटेल आउटलेट्स पर कैश काउंटरफ्लो को सुधारने की मांग की। उस समय पर कई सारी मशीन रीडेबल कोड्स अवेलेबल तो थी, पर उनमें से कोई भी स्मॉल से लेकर मिड साइज्ड बिजनेसेस के लिए कई सारे कारणों की वजह से सूटेबल नहीं थे। और उनमें से दो कारण यह है कि इनका सेटअप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, और इनके मेंटेनेंस के खर्चे भी बढ़ गए थे। 1970 अमेरिकन टेक बेहमद IBM एंटर्ड द सीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स IBM ने रिटेल क्राइसिस के रिस्पॉन्स में एग्जिस्टिंग मशीन रीडेबल कोड्स को, जिनका इस्तेमाल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कार पार्ट्स को ट्रैक करने के लिए किया जाता था, उन्हें रीइन्वेंट कर दिया था। और वो कोड्स थे बुल्सआई कोड। उन दिनों इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फैक्ट्री कन्वेयर बेल्ट के बाहर काफ़ी कम किया जाता था, पर ये सब कुछ अब बदलने वाला था। जो सर्कुलर बुल्सआई कोड है वो लीनियर बारकोड का फॉर्मर वर्जन है। IBM इंजीनियर जॉर्ज लाउरर ने बुल्सआई कोड को वर्टिकल कोड के अंदर बदल दिया था, जो कि थे बार कोड। उन्होंने इसे स्पेशलाइज्ड स्कैनर के साथ प्रोडक्ट की डिटेल्स को रजिस्टर करने के लिए डिज़ाइन किया था। IBM का ये इन्वेंशन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ, और ये आगे जाकर एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और UPC का हिस्सा भी बन गया, जो कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है मशीन रीडेबल कोड्स के लिए। इसके लिए पॉइंट ऑफ सेल POS को भी डेवलप कर दिया गया था। IBM अब एक पहली POS वेंडर बन चुकी थी, जिसने आगे जाकर पूरे बारकोड को कमर्शियल सीन के अंदर भी उतार दिया था। IBM इंजीनियर जॉर्ज जे लाउरर जानबूझकर अपने मैनेजर की इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट गए थे। उन्होंने बुल्सआई कोड को रीपैकेज करने की जगह उसे बारकोड के अंदर बदल दिया था, रीइन्वेंट कर दिया था। उनके कहने पर बारकोड और POS को जापानीज और वेस्टर्न सुपरमार्केट के अंदर सक्सेसफुली के कस्टमर फ्लो के अंदर सक्सेसफुली फैला दिया था, और इस बार बिना किस कैशियर्स को कोई सिरदर्द दिए। और अगले 2 दशक तक बारकोड एक इंडिस्प्यूटेबल टेक्नोलॉजी बन गई थी रिटेल वर्ल्ड के अंदर। जापान के अंदर डेंसोवेब नाम की एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी पूरे बारकोड सिस्टम की एक की सप्लायर थी,
और उन मेनली लोकल इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को ही वो सप्लाई करते थे। उनके पास भी अपना खुद का एक स्पेशल प्रोजेक्ट था जो कि आगे जाकर पूरी रिटेल की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाला था। 1994 आ स्पेशल प्रोजेक्ट 1960 और 70 के दशक के बीच, जब अभी भी जापान के अंदर बारकोड को अडॉप्ट किया जा रहा था। डेंसो को अपने इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स से बारकोड को अपडेट करने की रिक्वेस्ट मिलने लग गई थी। डेंसो के क्लाइंट्स एक ऐसी नई मशीन रीडेबल कोड चाहते थे जो कि बारकोड की 20 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर लिमिट से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। बारकोड की एक लिमिटेशन थी कि एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स को एक प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बारकोड्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो कि इसकी स्कैनिंग प्रोसेस को स्लो कर देते थे। डेंसो के एक टीम मेंबर जिनका नाम मासाहिरो हारा था, उन्होंने इस रिक्वेस्ट को ले लिया था। कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि हारा ने पहले एग्जिस्टिंग बारकोड की कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की थी, पर वो इसके अंदर नाकामयाब हो गए थे। उसके बाद हारा के दिमाग में एक नई मशीन रीडेबल कोड बनाने का आइडिया आया बोर्ड गेम गो को खेलते वक्त। अगर आप गो बोर्ड और क्यूआर कोड को एक साथ देखेंगे तो आप उनके अंदर कनेक्शन को नोटिस कर पाएंगे। हारा ने अपने नए कोड के ऊपर काम शुरू कर दिया था, पर इस बार बार की शेप में नहीं बल्कि एक स्क्वायर की शेप में, जो कि पिक्सल जैसे पैटर्न से भरा होगा। बारकोड एक वन डायमेंशनल कोड है जो कि हॉरिजॉन्टली ही स्कैन किया जा सकता है, पर हारा का नया कोड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में ही स्कैन किया जा सकता है, यानी कि टू डायमेंशनल होने का मतलब ये भी है कि ये बारकोड से 4000 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर ज़्यादा स्टोर कर सकता है। हारा की टीम ने जल्दी ही नई मशीन रीडेबल कोड की इटरेशन में सफलता हासिल कर ली और इसे क्विक रिस्पॉन्स कोड का नाम दे दिया, क्योंकि ये बारकोड से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करता था और ये 30% डैमेज में भी काम कर सकता था। पर इसकी एक लिमिटेशन थी कि मशीन्स इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती थी। एक दिन हारा जब घर आ रहे थे तो तब उन्होंने एक बिल्डिंग को नोटिस किया और उस बिल्डिंग को देखने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना क्यूआर कोड को फ्रेम्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए। हारा ने कहा था कि बिल्डिंग के टॉप पर एक ज्योमेट्रिक पैटर्न बना हुआ था, जिन्होंने उसे आइडिया दिया कि क्यों ना एक 2D कोड बनाया जाए जो पैटर्न्स का इस्तेमाल करता हो। इसी के साथ उन्होंने यूनिक सिंबल्स का हंट शुरू कर दिया जो कि मशीन्स की मदद करे क्यूआर कोड को रिकॉग्नाइज करने में दूसरे एलिमेंट्स के अमिडेस्ट भी, जैसे इमेजेस और टेक्स्ट। उस रिसर्च के दौरान टीम को पता चला कि अगर कोड के तीनों कॉर्नर्स पर पैटर्न लगाया जाए तो मशीन्स उसे और भी ज़्यादा तेज़ी से रीड कर पाती है। तो पर अभी भी ये अनक्लियर था कि कौन सा पैटर्न उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए जो कि दूसरे कोर्स के अंदर ना हो। इसके लिए टीम ने दुनिया से डजन्स में पीरियोडिकल्स और सिंबॉलिक टेक्सचुअल मटेरियल्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उन्हें पास करना शुरू कर दिया अपने स्पेशल सॉफ्टवेयर के साथ। और उन्होंने 3 महीने बाद एक ऐसा पैटर्न ढूंढ ही लिया और वो था स्क्वायर, एक यूनिक रेशो के अंदर ब्लैक और वाइट के, जो कि है 1:1, 3:1:1 और एक पोजीशन मार्कर भी बन गया। क्यूआर कोड के पास एक फिक्स्ड पैटर्न है इसके तीनों कॉर्नर्स पर, जो कि एक राइट एंगल बनाता है हर एक ओरिएंटेशन से, और ये डिज़ाइन क्यूआर कोड को मशीन्स के द्वारा स्कैनेबल भी बना देता है। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो 2 दशक बाद एक गेम चेंजर बन गया और उसने इस बारकोड की सारी शॉर्टकमिंग्स को सॉल्व भी कर दिया और ये डेंसो के क्लाइंट्स के स्टोर के अंदर भरपूर इस्तेमाल भी होने लग गया था। उस सक्सेसिव ईयर में क्यूआर कोड को जापान के अंदर और ग्लोबली सारे मेजर इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेट्स भी मिल गए थे और डेंसो ने इसे 1994 के अंदर पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया था। इसके ग्राउंड ब्रेकिंग सक्सेस के होने के बावजूद भी इन हाउस टेस्टिंग के अंदर उन्होंने इसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंटेल के अंदर ही प्रमोट किया था। डेंसो ने इसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस में इसे प्रमोट नहीं किया था उस समय पर। आज के पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। अगली पार्ट 2 को मैं जल्दी लाने वाला हूं और उसके अंदर हम इसकी सक्सेस के ऊपर बात करने वाले हैं और किन किन फैक्टर्स ने इसकी सक्सेस के अंदर मदद की उसके बारे में बात करने वाले हैं 2024 तक की।